देखिए, इस समय अनुसूचित जात जनजात के संबंध में जो माननीय उच्चतम न्यायालय का 1 अगस्त 2024 का जो निर्णय आया है, उसके संदर्भ में ये बहुत ही एक ज्वलंत समस्या देश के समक्ष उत्पन्न कर दिया है। क्योंकि अब तक अनुसूचित जात और जनजात में कोई क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि इस व्यवस्था को नागराज के केस में 2006 में ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें ये कहा था कि जब अनुसूचित जात और जनजात के अभ्यर्थियों का प्रमोशन दिया जाए तो उसमें 3 प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं उनको निर्धारित राज्य कर ले और उसके बाद प्रमोशन करे। तो जो 2-3 पैरामीटर्स दिए गए थे उसमें एक बैकवर्डनेस का भी प्रश्न था। तो यह जो बैकवर्डनेस का प्रश्न उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, वहीं से क्रीमी लेयर स्टार्ट होता है। लेकिन इस बैकवर्डनेस के एस्पेक्ट को जर्नैल सिंह के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2018 में इसको कहा कि यह जो नागराज के केस में जो 5 बेंच का जजेज का बेंच था, उसके द्वारा जो यह मत व्यक्त किया गया था, वह मत जो है वो मंडल केस इंदिरा साहनी के केस में जो 9 जजों की बेंच ने किया था उसके विरुद्ध है। और इसलिए यह जो बैकवर्डनेस का जो टेस्ट है जो नागराज के केस में दिया गया है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस समय तो ये मसला उठा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के वो समाप्त कर दिया गया था। लेकिन पुनः इस मामले में जो देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो निर्णित हुआ है, उसमें यह पुनः यह मत व्यक्त किया गया है, निर्णय नहीं है, मत व्यक्त किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में भी क्रीमी लेयर लागू किया जाए। और इसके द्वारा जो बहुत संपन्न लोग हो गए हैं अनुसूचित जात में और जनजात में, उनको क्रीमी लेयर के कंसेप्ट के अनुसार उनको बाहर कर दिया जाए, जिससे कि अन्य जो वर्ग है जो अब तक कभी राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आ पाया है, उसको भी समाहित किया जा सके। यह सोच तो ठीक है, लेकिन इस सोच के पीछे मैं ये कहूँगा और मैं मानूँगा भी कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा षड्यंत्र इसमें है। षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1993 के पश्चात, 1993 के पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय आरक्षण के संबंध में बहुत ही तर्कसंगत था और बहुत ही लाभदायक था और उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं उत्पन्न किया गया था। लेकिन 1993 में जब इंदिरा साहनी का केस आया, मंडल आयोग का जो केस आया, उस केस से ही जब ये लगा कि 50% अनुसूचित जात जनजात और पिछड़े वर्गों का आरक्षण मिल जाएगा, तो इससे वह वर्ग जो संविधान लागू होने के पूर्व 100% आरक्षण लेता था। 26 जनवरी 1950 के पूर्व यह व्यवस्था थी कि एक जात और वर्ग के लोग देश के संसाधनों पर, देश के आर्थिक संपन्नता पर, देश की नौकरियों में उनका एकमात्र आरक्षण था। ये तो जो संविधान लागू हुआ तो एक तर्कसंगत आरक्षण की व्यवस्था जो है अनुसूचित जात और जनजात के लिए किया गया था। लेकिन जब मंडल आयोग का निर्णय आया तो उसमें 27% आरक्षण और बढ़ा दिया गया और उस बढ़ाने की वजह से आरक्षण का जो रेशियो है वो लगभग 50% हो गया। 50% आरक्षण होने के बाद ये जो तबका जो 100% आरक्षण लेता था,
चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे अफसर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज हों, इन सभी के बीच में ये बड़ी खलबली मच गई कि भाई अब तो 50% हर जगह जो है दलित वर्ग के लोग, जिसमें पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो आएंगे। तो उनको लगा कि ये आरक्षण जो है अब वो उचित नहीं है, और इसमें तरह तरह के व्यवधान उसके पश्चात ये उत्पन्न किए गए। और जो व्यवधान न्यायालय के द्वारा और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्पन्न किया गया है वह तो और भी खतरनाक रहा है। और मैं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, ये मैं सत्यता के साथ और उदाहरण के साथ मैं कह रहा हूँ कि यह जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, इन्होंने ऐसे 4 निर्णय दिए जो निर्णय अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के विरुद्ध था, और उन निर्णयों को निष्प्रभावी करने के लिए पार्लियामेंट ने जो है वो 75वां संविधान संशोधन 1995 में, 81st अमेंडमेंट 2000 में, 81st अमेंडमेंट पुनः 2000 में, और 85th अमेंडमेंट 2001 में किया गया। और ये चारों जो संशोधन संविधान में किए गए, ये संशोधन केवल और केवल माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को जो आरक्षण के विरुद्ध था उसको निष्प्रभावी करने के लिए किया गया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय का जो रवैया है, जो उनका मत है आरक्षण के प्रति, वह बड़ा खतरनाक है। 1993 के पश्चात मैं उस बात को भी कहूँगा कि 1981 में जो अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ के मामले में माननीय जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब का निर्णय था, वो निर्णय को आप पढ़ें तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रति कितना अत्याचार, उत्पीड़न, अन्याय इस समाज में किया गया है, सबकी आंखें खुल जाएंगी। पढ़ने लायक है उस निर्णय को। और उस निर्णय में उन्होंने कहा, गिव द अपॉर्चुनिटी टू दलित्स, दे विल मेक इंडिया ग्रेट। अनुसूचित जाति और जनजातियाँ एक ऐसी शक्ति हैं कि उनको आप सुविधा दे दीजिए, और जब आप उनको सुविधा देंगे तो भारत को महान बनाने की क्षमता रखते हैं। ये माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस कृष्णा अय्यर की बात थी। आज मैं उसी बात को रख रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इससे अलग है। 4 निर्णय आपके हैं, और ये इस बात में जो अद्यतनवाद है, जिसमें इस बात की क्रीमी लेयर की बात उठाई गई है, मैं उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय से मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पास क्या डाटा है, क्या सोर्स है। जो लोग राहों में चलते हुए कहते हैं कि बड़े लोग अनुसूचित जाति के लोग बढ़ गए हैं, नौकरियों में आ गए हैं, बड़े ये हो गए हैं, आलीशान हो गए हैं, उनकी गाड़ी घोड़ा हो गया है, ये सुनी सुनाई बातों को लेकर आप आइवरी टावर में बैठकर और ग्रास रूट पर गरीबों पर क्या हो रहा है, अनुसूचित जातियों पर क्या हो रहा है, इसको आपने कभी देखा नहीं है, सहा नहीं है, जाना नहीं है। आज भी अनुसूचित जाति के लोग अभी घोड़ों पर नहीं चल सकते हैं। अभी अनुसूचित जाति के लोग अच्छे कपड़े पहनकर जो है समाज में निकल नहीं सकते हैं, चप्पल पहन के और उनके दरवाज़ों से नहीं निकल सकते हैं। आज भी ऐसी स्थिति है। कितनी घिनौनी स्थिति जो है समाचार पत्रों में आया हुआ है। और तो और देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में जाने से ढकेल दिया गया, रोक दिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति भी मंदिर में गई, उनको भी जाने से रोक दिया गया। ये जो अनुसूचित जाति के साथ जो सामाजिक और जो व्यवहारिक रूप में जो अत्याचार उत्पीड़न किया गया है, यह उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं था, ये उनके जातीय और सामाजिक जो भेदभाव होता था उसके आधार पर दिया गया कि अनुसूचित जाति के लोग आज भी जो है मंदिर में नहीं जा सकते। अनुसूचित जातियों के साथ अभी भी अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है।
अनुसूचित जातियों के साथ जो भेदभाव है वो भेदभाव अभी भी उसी रूप में है, भले ही वो बदले रूप में हो। वो इसको ध्यान में रखते हुए किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ और उन जजों से पूछना चाहता हूँ जो आइवरी टावर में बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने कभी अनुसूचित जात के समाज के बीच गए हैं? देखा है उन्होंने? किसी गांव किसी मोहल्ले में गए हैं? अनुसूचित जात के लोगों किस भयावह स्थिति में, दयनीय स्थिति में, अपमानजनक स्थिति में रहते हैं, क्या उन्होंने देखा है? अगर देखा है तब संभवतः वो इस प्रकार का निर्णय नहीं कहते और ये नहीं कहते कि इनमें भी जो है क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए। जहां आर्थिक आधार पर वहां पर क्रीमी लेयर लागू हो सकता है। मैं ये भी कहूँगा कि इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में ये कहा था कि जो सामाजिक न्याय है और इन जातियों की जो आर्थिक उन्नयन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वह संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत उनका मौलिक अधिकार है। और यही नहीं, यह संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इसमें क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? यह आप ही का निर्णय है, इस निर्णय में आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? और ये जो निर्णय आप दे रहे हैं और जो निर्णय दिया गया है कि अनुसूचित जातियों में, जनजातियों में भी वर्गीकरण किया जाए, ये तो उसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करने का कोई अधिकार है नहीं। मैं उस ऑनरेबल न्यायमूर्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ, जस्टिस बेला चतुर्वेदी को, जिन्होंने संविधान की अवधारणा को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने कहा है कि संविधान में इस प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 में जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में जो प्राविधान किया गया है, उसमें परिवर्तन करने का, उसमें संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को ही है, राज्यों को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। तो मेरा यह कहना है, और एक विधि के अध्यापक के रूप में, मेरा प्रोफेसर के रूप में ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने अधिकारों को ओवर रीच किया है। और ये ओवर रीच केवल सबल मानसिकता की वजह से किया गया है, यह भी मैं कहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज तक कभी ये नहीं पूछी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण जो 23% और 27% दिया गया है, वह कितना पूरा हुआ, और यदि पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं पूरा हुआ। क्या कभी न्यायालय ने इस बात को उठाया? कभी न्यायालय ने कहा कि IIM, IIT, IPM या इस प्रकार के जो ऊंची संस्थाएं हैं, और इवन जो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ है, उसमें अनुसूचित जातियों का, पिछड़े वर्गों का कितना प्रतिनिधित्व है? और यदि प्रतिनिधित्व नहीं है तो आज के स्वतंत्रता के 74 वर्ष में ऐसा क्यों है? ये वर्ग क्यों आज पीछे है? क्यों नहीं इनका प्रतिनिधित्व यहाँ मिल पा रहा है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने कभी पूछने का काम किया? और यदि नहीं किया तो मेरा यह मानना है कि यह जो न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, यह निश्चित रूप में सबल मानसिकता का द्योतक है, और उन सबल मानसिकता को लेकर उन्होंने इस प्रकार का निर्णय दिया है। भले ही उसमें एक अनुसूचित जात के हैं, क्योंकि वो अनुसूचित जात के जो हैं, उनको अनुसूचित जात के लोगों से कोई मतलब नहीं है। उनके तो फादर केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, और उस परिवार से वो जस्टिस हो गए, तो उनको इन जनता के दुख दर्दों से कोई उनको लेना देना नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो यह जो आपका जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट उठाया गया है, यह बिल्कुल ही निराधार है और संविधान सम्मत नहीं है, और साथ ही साथ इस अनुसूचित जात और जनजाति को एक दूसरे को बांटने का, इनको एक दूसरे से अलग करने का ये प्रयास किया गया है।